नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के श्रृंखला में आज मंत्रिमंडल और सैन्य संगठन और स्थानीय शासन और प्रांतीय शासन पर अपना व्याख्यान दूंगी। मंत्रिमंडल की बात करें तो सुल्तान को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जिसमें कई अधिकारी होते थे, जैसे कि नायब। साधारणतः निर्बल, अयोग्य और नवयुवक जो शासक थे उनके समय में नायब के पद पर किसी कुशल सैनिक अथवा प्रभावशाली अमीर को नियुक्त किया जाता था। सुल्तान के समस्त अधिकारों का नायब सुल्तान के नाम से ही प्रयोग करता था और शासन के सभी विभागों और अंगों का वह निरीक्षण करता था। वजीर का जो पद है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। यथार्थ में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था और यह अर्थ विभाग को संभालता था। यह विभाग दीवाने विजारत के नाम से भी प्रसिद्ध था। यह सुल्तान के उपरांत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। वजीर के अधीन भी कई कर्मचारी होते थे जिनमें से कहते हैं तीन को विशेष महत्व प्राप्त था, जैसे कि नायब वजीर, मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक। दीवाने इंशा की बात करें तो इस पद पर नियुक्त व्यक्ति आलेख विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के फरमान इसी विभाग द्वारा जारी किए जाते थे और उच्च स्तरीय पत्र व्यवहार के लिए भी यही उत्तरदायी होता था। आरिज मुमालिक की बात करें तो यह व्यक्ति सेना संबंधी सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था और इस विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। सद्र उस सुदूर, यह मंत्री धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था और राजकीय दान विभाग का अध्यक्ष भी यही होता था। यह विभाग जकात नामक कर से प्राप्त होने वाले धन को केवल मुस्लिम जनता पर व्यय करता था। काजी उल कुजात प्राय सद्र उस सुदूर ही इस पर कार्य करता था और न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। मजलिस ए खलवत, ये सब मंत्रियों के अतिरिक्त सुल्तान को परामर्श देने के लिए परामर्शदाताओं की विशाल संख्या होती थी और इसे ही मजलिस ए खलवत कहते थे। सुल्तान के कुछ व्यक्तिगत मंत्री और विश्वसनीय पदाधिकारी और प्रमुख उलेमा ही इसके सदस्य होते थे। खरीद ए मुमालिक, यह मंत्री सूचना और गुप्तचर विभागों का अध्यक्ष होता था और डाक चौकियों और आदि का भी प्रबंध करता था। शाही प्रबंधक, यह मंत्री सुल्तान के गृह विभाग का अध्यक्ष होता था और इसका शासन पर कहते हैं पर्याप्त प्रभाव होता था। वास्तव में सुल्तानों के मंत्री उनके सेवक ही होते थे। ये सभी जो मंत्री हैं सुल्तान के आज्ञाकारी थे और सुल्तान द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर हुआ करती थी। यद्यपि सुल्तान उनके उत्तम परामर्श को मान लेता था, परंतु मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर हुआ करता था। सैन्य संगठन, कहते हैं जो भारत में मुसलमान जो है विदेशों से आए थे, उन्हें शासन स्थापित करने के साथ साथ यहाँ रक्षा की भी समुचित व्यवस्था करनी पड़ी थी, जिसके लिए उन्हें एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। और हिंदुओं के राज्यों की जबरदस्ती इन्होंने छीना था, इनसे भी इन्हें राज्य की रक्षा करनी होती थी। आए दिन देश में विद्रोह भड़क उठते थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए भी सुल्तानों को एक शक्तिशाली सेना रखनी पड़ती थी। सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न भी सुल्तान के सामने एक महत्वपूर्ण था। इन सभी कारणों से कहते हैं दिल्ली के सुल्तानों ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। अतः सैनिक व्यवस्था के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रधान आरिज ए मुमालिक होता था। सेना में कई प्रकार के सैनिक रखे जाते थे। जैसे प्रथम प्रकार के सैनिक सुल्तान के सैनिक कहलाते थे। ये सैनिक केंद्रीय सरकार से संबंधित थे। दूसरे प्रकार के सैनिक प्रांतीय गवर्नरों के अधीन थे। इनकी नियुक्ति गवर्नर या अमीर करते थे। ये सैनिक अमीर, सूबेदार अथवा गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे और सैनिक सुल्तान की आज्ञा पर युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे। अन्य प्रकार के सैनिक हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने जाते थे और ये लोग धर्म युद्ध में भाग लेते थे। सेना के लिए घोड़े जो थे वो अरब और तुर्किस्तान से मंगाए जाते थे। घोड़ों को कहते हैं दागने की भी व्यवस्था की गई थी। सेना में हाथी और पैदल भी होते थे। पैदल सैनिक पायक कहलाते थे। ये लोग बर्छी और तलवारों से युद्ध करते थे। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही तोपखाने का प्रयोग होने लग गया था। किलों को उड़ाने के लिए मशीनें थी। राज्य की ओर से अनेक दुर्ग भी बनाए गए थे। इन दुर्गों में सेनाएं रहती थी और अस्त्र शस्त्र और सैनिकों की आवश्यकताओं के अन्य पदार्थ भी एकत्रित किए जाते थे। सेना में इंजीनियर और कारीगर भी होते थे जो युद्ध काल में सेना की सेवा करते थे।
प्रत्येक सेना के साथ एक बरीदे लश्कर होता था जो सभी घटनाओं की सूचना राजधानी में भेजा करता था। न्याय विभाग। सल्तनत युग में सुल्तान न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। वह राज्य का रक्षक भी समझा जाता था और काजियों के द्वारा किए गए फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। उसके सामने नए मुकदमे भी पेश होते थे। विद्रोहियों के मुकदमों का फैसला या तो स्वयं सुल्तान करता था या उसके सेनापति सैनिक अदालतों में उनके मुकदमों का निर्णय करते थे। मोहम्मद तुगलक ने विद्रोहियों के मुकदमों के लिए एक अलग कहते हैं अदालत खोली थी जो दीवाने सियासत कहलाती थी, क्योंकि उसके समय में आए दिन विद्रोह होते रहते थे। प्रांतीय शासकों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, अतः वे ऐसे बंदियों को राजधानी में भेज देते थे। सबसे पहला मुकदमा हजीब के पास जाता था। यदि निर्णय संतोषजनक न हो तो काजी ए मुमालिक की अदालत में पेश होता था और सबसे बाद में सुल्तान स्वयं उसकी सुनवाई करता था। जब सुल्तान मुकदमा सुनता था तब काजी ए मुमालिक कानूनी सलाह के लिए सुल्तान की बगल में बैठा करता था। दीवानी के मामले में पेशी दीवाने कज़ा में होती थी। काजी ए मुमालिक इसका भी प्रधान होता था। कहते हैं जेलों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, अधिकतर पुराने किलों को ही जेल बनाया जाता था। पुलिस विभाग की बात करें तो इस विभाग का प्रधान कोतवाल होता था। कोतवाल के पास अनेक सैनिक होते थे जो रात भर नगर में पहरा देते थे और मार्गों की रक्षा किया करते थे। कोतवाल के पास एक रजिस्टर भी होता था जिसमें नगरवासियों के नाम लिखे रहते थे। उसे नगर की प्रतिदिन की घटनाओं की सूचना मिलती रहती थी। उसके पास नगर में आने वालों और वहां से बाहर जाने वालों की भी सूचना रहती थी। दंड विधान कठोर था और प्रजा की जान और माल बिल्कुल कहते हैं सुरक्षित थे। राज्य की आय की साधन की बात करें तो ये दो प्रकार के साधन प्रधान थे, धार्मिक और मौलिक। धार्मिक कर जकात कहलाता था। जकात जायदाद का 40वां हिस्सा होता था। धार्मिक करों के अतिरिक्त भूमि कर, अन्य कर भी लगते थे, जैसे खराज हुआ, जजिया और चुंगी। जजिया जो है वो सरकारी आय का मूल स्रोत था। जजिया हिंदुओं से वसूल किया जाता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त थे। कहते ब्राह्मणों से तो जजिया कर नहीं लिया जाता था, परंतु फिरोज तुगलक ने उन पर भी कर लगाया था। बाहर से आने वाले माल पर चुंगी लगाई जाती थी। इससे राज्य को बहुत अच्छी आय प्राप्त होती थी। लूट के माल से राज्य को 1/5 भाग मिलता था, परंतु मोहम्मद तुगलक ने राज्य का भाग 4/5 कर दिया और सैनिकों का भाग 1/5 कर दिया था। उसके बाद फिर से पहले की प्रथा हो गई थी। राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर था। यह लगान अन्न और नकद दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। मुसलमानों को उपज का 1/10वां भाग और हिंदुओं को 1/5 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। सिंचाई का कर अलग से देना पड़ता था। इन सब के अतिरिक्त सुल्तानों को उपहारों और भेंटों के रूप में भी बहुत सा धन प्राप्त हो जाता था। अब सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हम प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत कहते हैं प्रांतों में विभाजित नहीं थी, बल्कि उसका विभाजन सैनिक प्रबंधों में किया गया जिन्हें इक़्तार कहते थे। अलाउद्दीन ने उत्तर दक्षिण तक विजय प्राप्त की और छोटे छोटे प्रांतों को उसी रूप में रहने दिया जिस रूप में वे थे। उसके समय में 11 प्रांत थे जो कि मोहम्मद तुगलक के समय तक आते हुए इनकी संख्या 23 हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रांत थे। पहले वे प्रांत थे जिनके अधिकार सीमित थे, इन्हें इमारत आमह कहा जाता था, और दूसरी कोटि के प्रांत वे थे जहाँ के गवर्नर अपनी सेना और न्याय विभाग का अलग से प्रबंध करते थे। इन्हें इमारतें खासह कहते थे। प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर होता था जो अपने कार्यों के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। अधिकतर उन्हीं व्यक्तियों को गवर्नर बनाया जाता था जो स्वामी भक्त होते थे और सुल्तान उन्हें सद्भावनापूर्ण आदेश देता था, परंतु फिर भी सल्तनत काल में अधिकांश गवर्नरों ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन ने हमेशा उन्हें दबाकर रखा, परंतु जैसे ही कोई कमजोर सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठता था, ये जो प्रांतीय गवर्नर है वो विद्रोह खड़ा कर देते थे। स्थानीय शासन की बात करें तो इसकी भी एक विशेष व्यवस्था की गई थी। सल्तनत के प्रांत जो है वो शिकों में विभक्त थे। शिक का शासक शिकदार कहलाता था। शिक पुनः सरकारों में बटे हुए थे और सरकार परगनों में और परगने गांवों में बटे हुए थे, यानी कि ग्रामों में बटे हुए थे। प्रत्येक ग्राम का प्रबंध करने के लिए मुकद्दम से सहायता ली जाती थी। पटवारी जो था वो मालगुजारी संबंधी पत्र रखता था। परगने के प्रबंध के लिए चौधरी होता था। इसके अतिरिक्त
अन्य कर्मचारी भी होते थे जो परगने के शासन में योग देते थे। इनमें से एक फसल का निरीक्षण करके लगान निश्चित करता था और एक लगान वसूल करता था और एक चपरासी का कार्य करता था। लेखक का कार्य करने वाले कारकुन कहलाते थे जो हिसाब किताब रखते थे। यानी कि हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अगर मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो राजनीतिक संगठन था वो उत्तम था। स्वयं सुल्तान के राज परिवार का संगठन ही राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त था। राज परिवार के पदाधिकारियों के द्वारा सुल्तान अमीरों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता था। इतना ही नहीं, इन्हीं की सहायता से राज्य विस्तार में भी वो सुविधा प्राप्त कर लेता था। डॉक्टर कुरैशी कहते हैं कि राज दरबार राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से सल्तनत का हृदय था। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल के अन्य विभाग भी अपना अपना कार्य सफलतापूर्वक करते थे। पुलिस आदि का अच्छा प्रबंध था और जनता की जान माल की पूर्ण सुरक्षा थी। सुल्तानों के सैनिक संगठन के कारण ही विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की जा सकी और इसी सेना के द्वारा ही आंतरिक विद्रोह का भी सामना किया जा सकता था। अतः हम यह कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन राज संस्था का संगठन उच्च कोटि का था। इसलिए देश की सांस्कृतिक उन्नति इस युग में ये अच्छी हुई। शासन धर्म से प्रभावित था। इस कारण हिंदुओं पर कुछ शासकों ने अत्याचार भी किए। धन्यवाद।